पहले तो ये बताना कि मैनेजमेंट जो है पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा है। पार्ट ऑफ स्पीच तो पता है ना सबको। हाँ सर। तो मैनेजमेंट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? सर वर्ब नहीं हुआ? कौन है, क्या नाम है तुम्हारा? आयुषी। आयुषी, मैनेजमेंट वर्ब होगा? नहीं। हम्म, कहाँ पढ़ रही हो तुम अंग्रेजी, पहले बताना। एक तो ऐसे ही नॉर्मल आइडिया होता है कि MENT लगाने के बाद वो नाउन हो जा रहा हाँ है ना। मैनेज इज वर्ब, ठीक है, मैनेजमेंट इज नाउन। तो मुझे बताओ कि मैनेजमेंट का क्या मतलब होगा। Sir, a system in putting anything in a systematic order. And it's नाम बता के बताया करो, ठीक है। Zakia. Sir Okay. Aditi, हाँ, it's like the process of dealing with people or things and putting them, as Sakya said, into a set of orders or line of directions. अच्छा, एक मिनट यार, ये चलने लगता ना तो कितना सही रहता। मतलब अब तक सब गलत हो, ठीक है। मतलब आई डिस्कस कि क्यों गलत हो। और ऐसे देखो, एक तो ऐसा होता है कंप्लीटली गलत होना अलग बात होता है, लेकिन इस केस में ऑलमोस्ट कंप्लीटली गलत ही हो। तो सबसे पहला जो डेफिनेशन था, इसने स्वराज ने लिखा है गेटिंग थिंग्स डन बाय ग्रुप ऑफ पीपल। अभिजीत ने लिखा है, चलो चैट पे लिखो, बेटर रहेगा कि मुझे ध्यान रहेगा कि किसके किसके स्टेटमेंट को क्या करेक्ट करना है। मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर पीपल, seeing what they do in best and cordial manner। ये सब कहाँ से लाए हो fantasy का definition? चलो और लिखो। अदिति तुम भी लिखो जरा सा, क्या बता रहे थे तुम। बोलो अदिति, सब लोग लिखो जरा सा। ओ, ये लाया एक अलग। फायर ने लिखा है मैनेजमेंट इज हैंडलिंग द प्रोवाइडेड रिसोर्स इन राइटफुल मैनर इन अ वे टू फुलफिल द एम। हैंडलिंग कुछ अजीब सा वर्ड नहीं है यहाँ पे? यस। ऐसा वर्ड लाया ये अभिजीत, तुम किस सर्किल में उठ बैठ रहे हो ये एब्रिविएशन वाला? ये बहुत पहले किसी ने मुझे ऐसे बताया था कि मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज, एम से मेन और टी से टैक्टफुली। मैनेज मेन, MEN से मेन और टी से टैक्टफुली। उन्होंने ऐसे डिफिनेशन दिया था। आदिति ने बताया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इन्विजनिंग अ प्लान इनटू रियलिटी। बहुत सही। और किसी को कुछ बताना है यार? ये सूरज, तुमने कुछ नहीं बोला अब तक। सर वही सब लोगों ने बता दिया, वही मेरा कॉमन। वही तुम्हारा है? हाँ मतलब बेसिकली सर जो भी रिसोर्स अवेलेबल हैं उसका बेस्ट यूज करके एफिशिएंट एंड इफेक्टिव रिजल्ट देना, सर वही होता है मैनेजमेंट। तो
ठीक है। तो अच्छा एक एक स्टोरी, मतलब एक स्टोरी नहीं, एक सिंपल सा वो, अच्छा बीच में किसी ने सिस्टम भी बोला था, तो विल टॉक अबाउट सिस्टम और प्रोसेस आल्सो, बट लेट्स टॉक अबाउट सम अदर स्टोरी, ठीक है। जैसे चाय बनाते हैं हम लोग, ठीक है, तो बहुत छोटा सा प्रोसेस है चाय बनाना, ठीक है। आप पानी गर्म करते हो, दूध डालते हो, है ना, उसमें चाय पत्ती डालते हो, चीनी डालते हो, और फाइनली उसको खौलाते हो और चाय बनता है, और फिर आप उसको सर्व करते हो, ठीक है। तो चाय बनाने जैसे छोटे प्रोसेस में भी आप देखोगे कि लोग, हर आदमी अपने हिसाब से उसमें ट्विस्ट लाता है। somebody will think कि पहले हम पानी में चाय पत्ती खौलाएंगे, कोई सोचता है कि हम चाय पत्ती को कम खौलाएंगे, उसके बाद फिर बाद में हम पानी और दूध डालेंगे, है ना, या फिर दूध में चाय पत्ती खौलाएंगे फिर पानी डालेंगे, ऐसा कुछ भी तुम सोच सकते हो, है ना, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू, मतलब जितने लोग भी चाय बना रहे हैं, एवरीवन हैज एन इंटेंशन टू मेक टी टेस्टी, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कोई ये चाहता है कि हम चाय खराब बना दें। तो इफेक्टिवनेस वाली जो बात तुमने बोला, तो एवरीबॉडी वांट्स टू मेक टी टेस्टी, और उसको मतलब उसी रिसोर्स पे वो बन जाए और सबको अच्छा लगे, ऐसा चाहता है। बट स्टिल दे हैव यूज्ड डिफरेंट डिफरेंट वे टू डू दैट। तो ऐसा तो नहीं है ना कि किसी ने उसमें मतलब दिमाग नहीं लगाया, है ना, या फिर अगर अगर एक मैनेजमेंट एक ऑब्सोल्यूट वे होता, द वे टू डील विथ पीपल या रिसोर्सेज, या वे टू डील और ब्रिंग रिजल्ट फ्रॉम रिसोर्सेज, अगर वो ऑब्सोल्यूट होता, तो एक ही तरीका होना चाहिए था चाय बनाने का। बट स्टिल डिफरेंट पीपल यूज्ड different way or different method to मतलब उसको क्रिएट, और मतलब को ये चाय बनाने का क्या अंग्रेजी होगा, है ना, टू मेक टी। तो होता क्या है कि जो हर आदमी के दिमाग में, मतलब जो दिमाग में चल रहा होता है कि एक फिलोसफिकल रास्ता चूज करने का, कि हम ऐसे करेंगे तो चाय अच्छा बनेगा। तो that philosophy that you put in that process of making tea is management। देखो मेरा यहाँ पूरा एक एक ही यहाँ पे वो है, जो तुम लोगों से मैं अलग बोलना चाहता हूँ कि आई हैव नॉट डिफाइनिंग मैनेजमेंट इन टर्म ऑफ resource, I'm not defining management in term of effectiveness or efficiency, I'm not defining management in term of people, क्योंकि यहाँ तुम चाय बना रहे हैं, हम खुद अपने आप से काम करा रहे हैं, so I don't have either people here, so basically I'm avoiding everything, है ना, I'm just bringing management as a core, मतलब introducing management to you as a core philosophy that we keep in mind to do something right or good। ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? Yes, sir. मतलब ऐसा है कि जैसे चार लोग जो चाय बना रहे थे, एवरीवन डिड मैनेजमेंट, है ना, ऐसा नहीं कि किसी ने अलग किया, बट मैनेजमेंट इज नॉट ऑब्सोल्यूट, दैट्स व्हाई एवरीवन डिड नॉट डू द सेम थिंग। ये बहुत फ्लेक्सिबल है। किसी ने बोला कि मैनेजमेंट इज आर्ट, किसी ने लिखा है आर्ट क्यों है मैनेजमेंट, और अभी तुम देखोगे तो कभी किताबों में लिखा रहेगा मैनेजमेंट इज आर्ट एज वेल एज साइंस। तो साइंस क्यों है और आर्ट क्यों है? क्योंकि साइंस ये बोलता है कि हम उसको एक्सपेरिमेंट करके, उसको वो करके, हम उसके मतलब उस पर रिसर्च करके उसके एग्जिस्टेंस या फैक्ट्स को वो कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और आर्ट्स इसलिए क्योंकि दैट कैन बी चेंज्ड विद सब्जेक्ट टू द पर्सन हु इज यूजिंग द सेम फिलॉसफी मैनेजमेंट को। थोड़ा सा ध्यान देना, मतलब तुरंत तुम्हें समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको रेट समझने में। ये मेरा इंक टैब यहाँ काम ही नहीं कर रहा है। So science, because it helps to calculate management, like it gives a magnitude to the management strategy. नहीं नहीं नहीं, साइंस Experiment. कोई भी चीज साइंस क्यों होता है? बिकॉज एक्सपेरिमेंटली हम उसको प्रूव कर सकते हैं। तो देयर आर मेनी थिंग इन मैनेजमेंट जिसको हम मतलब उस फिलॉसफी को या उस फैक्ट्स को, उस मेथड को हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं, है ना। जैसे हम रिसर्च करते हैं मैनेजमेंट में, फिर कोई
ऑपरेशंस या स्ट्रेटजी मैनेजमेंट का कोई वो है मतलब मेथड है, तो टूल्स है, तो उसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज साइंस, है ना। और आर्ट्स इसलिए बिकॉज इंडिविजुअल सेम मेथड को, सेम थ्योरी को अपने पर्सपेक्टिव से फ्लेक्सिबल बनाकर उसको यूज कर सकता है, and that's why it is art, because creativity now creativity will also will be a factor कि मैनेजमेंट कैसे यूज हुआ है। एंड दैट क्रिएटिविटी जो मैं तुम्हें बोल रहा था ना कि एवरीवन हैज अ फिलॉसफी टू मेक दैट टी, है ना, सबने मैनेजमेंट लगा। एंड इन फैक्ट अब मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ, तुम्हें और क्लैरिटी आएगा। इवन मतलब नोइंग और विदाउट नोइंग, मतलब हो सकता है सबकॉन्शियस माइंड में वी ऑल यूज मैनेजमेंट, है ना, इन आवर एवरी टास्क। अब वो मेथोडोलॉजिकल हम नहीं यूज करते हैं, थॉट प्रोसेस के हिसाब से हम नहीं यूज करते हैं कि हम मैनेजमेंट कैसे लगाना है, बट समहाउ इन आवर माइंड कुछ ना कुछ डिग्री में वी ऑलवेज टेक केयर ऑफ द थिंग कि हमारा रिजल्ट जो है वो सही आए, इफेक्टिव आए। मतलब चाय के केस में चाय अच्छा बने, रिसोर्स बचे, पैसा बचे, आप अपने हर प्रोसेस में यूज करते हो। जैसे अगर आप सुबह उठो और आपको अगर दिन में 10 काम है तो समहाउ मतलब आप प्लान कर ही लेते हो अपने डे को। प्लानिंग दैट डे इज मैनेजमेंट, इज डूइंग मैनेजमेंट, और यू बेसिकली यू मैनेज योर डे। बट मैनेजमेंट जो वर्ड है वो हम बोलना चाह रहे हैं कि एक तुम्हारी अपनी फिलॉसफी है टू डू द सेम। जैसे तुम 10 काम को जैसे तुम प्रायोरिटाइज करोगे, और वही कोई दूसरा स्टूडेंट होगा तो वो 10 काम को जैसे प्रायोरिटाइज करेगा, या मैं होऊंगा तो मैं जो 10 काम को प्रायोरिटाइज करूंगा। We all have different philosophy underneath, है ना, and that philosophy is our management or my management। ठीक है, ये बात समझ में आया क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. तो इसीलिए जैसे मान लो कि दो कंपनी है ना, दोनों ने एक कोई मार्केटिंग प्रोजेक्ट अपना अपना लगाया, ठीक है, और एक कंपनी ने मतलब उसका रिजल्ट अच्छा आया और एक कंपनी का रिजल्ट खराब आया। तो ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब जिसका खराब आया उसने मैनेजमेंट नहीं यूज किया। The management in itself does not guarantee you success. It's just a logical philosophy that you apply while doing some work. ठीक है, कुछ समझ में आया क्या कह रहा हूँ? सर आप एक बार ये रिपीट कर सकते हैं लास्ट सेंटेंस? कोशिश तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली रिपीट कर पाऊंगा कि नहीं। तो क्या थोड़ा बताओ क्या बोल रहा था मैं? मैनेजमेंट, It's a logical philosophy. हाँ, लॉजिकल फिलॉसफी that we use, है ना, in our मतलब in our mind to do some work or conclude some work, है ना, और वो बिल्कुल सब्जेक्टिव है ना। that logical philosophy that is running in my mind and that logical philosophy that is running in your mind for the same work can be different. So we both are using management, which is our management, मतलब our जो अपना है वही हम यूज कर रहे हैं। So management, पहले तो ये हम ये establish करना चाहते थे कि management as a word, as a thing, is independent of business, independent of any particular task, independent of managing people, है ना। लोग को मैनेज नहीं भी कर रहे हो, that doesn't mean कि आप मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो। चाय बना रहे थे तो हमने मैनेजमेंट किया वहां पे, वहां किसी आदमी को मैंने मैनेज नहीं किया। So management is independent of everything. It's about what underlying philosophy you are using to conclude that work. ये बात समझ में आया? अदिति बताओ। Yes, sir, understood. ठीक है, अब आप बात आती है कि फिर इतना बवाल क्यों है मैनेजमेंट के एजुकेशन पे। तो अब जैसे मान लो कि चाय बनाने का हम लोग 4 लोग कोशिश किए, ठीक है। अब नाउ व्हाट हैपेंड कि वन ऑफ अस कुड मेक अ वेरी टेस्टी और बहुत अच्छा चाय तुमने बनाया, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम जब मैं चाय बनाऊंगा तो व्हाट विल आई डू? मैं सोचूंगा लेट्स यूज, जैसे मान लो कि कोई पर्सन एक्स है जिसके चाय बनाने का तरीका सबसे मतलब तरीका नहीं, जिसके चाय बहुत टेस्टी हुआ, तो विल ट्राई टू कॉपी दैट द सेम तरीका, मतलब कॉपी द सेम वे, है ना, टू मेक दैट टी।
क्योंकि मैं अपने वाले एक्सपेरिमेंट में तो फेल हो गया। माय लॉजिकल फिलोसफी दैट आई यूज टू क्रिएट टी डिड नॉट वर्क वेल, है ना, वो उतना इफेक्टिव नहीं रहा। तो मैं क्या करूंगा कि आई यूज टोकन एक्स मेथड। तो अब धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जब हम बहुत सारे काम करने लगते हैं, जैसे मान लो बिजनेस है, बिजनेस एक्सप्लोर होने लगता है, बिजनेस बढ़ने लगता है, तो बिजनेस के कई सारे काम है, जैसे मार्केटिंग है, सेल्स है, एचआर है, फाइनेंस है, कई सारे डोमेन में कई सारे वर्क हो रहे हैं। सो धीरे धीरे क्या होता है कि किसी ने अपनी फिलोसफी लगाई, कोई काम किया, किसी ने अपनी फिलोसफी लगाई, कोई काम किया, और धीरे धीरे कोई कोई फिलोसफी जो है वो फिट बैठती चली गई कि ये बेस्ट होगा, ये बेस्ट होगा, ये बेस्ट होगा। देन अदर पीपल स्टार्टेड कॉपीइंग दैट, है ना। तो जो ह्यूमन रिसोर्स का जो मतलब मैनेजमेंट इन इटसेल्फ इज ओनली सब्जेक्ट, और ओनली नहीं, वन ऑफ अ काइंड सब्जेक्ट जिसमें कई बार थ्योरी जो है प्रैक्टिस के बाद डेवलप हुई है। जैसे तुम देखोगे, किताब पढ़ोगे कभी मैनेजमेंट में जाके या एंटरप्रेन्योरशिप में जाके, तुम देखोगे कि many of the theories that we study in management right now has come after somebody practiced it. जनरली साइंस में क्या होता है और इंजीनियरिंग में क्या होता है कि जनरली पहले साइंटिस्ट जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं, दे ब्रिंग द थ्योरी, दे ब्रिंग द एकेडमिक कंसेप्ट, एंड देन somebody else uses it in practical मशीन और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में। तो पहले हमने हवाई जहाज उड़ने का जो थ्योरी है वो हमने बनाया, मतलब बर्नौली थ्योरम वगैरह सब क्रिएट किया, एंड somebody else used that the same theorem to create a machine which can fly, है ना। तो इसी तरह साइंस ऐसे वर्क करता है। बट मैनेजमेंट में बहुत बार क्या होता है कि किसी ने पहले उसको प्रैक्टिस किया, एंड द प्रैक्टिस वाज सो परफेक्ट, है ना, दैट वी स्टार्टेड यूजिंग दैट एज अ थ्योरी। समझ आ रही बात? तो मैनेजमेंट तो अलग हो गया, वर्ड ही अलग हो गया। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस मैनेजमेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट different sectoral or functional management, we try to study the best thing and the best logical philosophy or logical philosophy that has been ever used, उसको कंक्रीट स्ट्रक्चर देके हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, एंड देन वी ट्राई टू रेप्लिकेट द सेम, कि इतना तक तो वहां सोचा गया होगा, तो हम उस पे अगर हम अपनी चीजें बनाएंगे तो विल हैव बेटर चांस टू सक्सीड। ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को क्या कह रहा हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो अब धीरे धीरे हम और इसको नैरो करते जाएंगे, और इनफैक्ट एक पर्टिकुलर एरिया में इसको एक्सपेंड करते जाएंगे। तो अब बात आती है कि जैसे मान लो कि मैनेजमेंट तो आज हम लोग इतने बड़े लेवल पे सुनते हैं कि एमबीए या फिर जो भी सब्जेक्ट वगैरह हम सुनते रहते हैं कि यार ये ना मेरा काम नहीं कर रहा है इनफैक्ट मैं आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड। दूसरा उपाय क्या है मेरे पास? हाँ, तो अब आते हैं कि जैसे जब हम एमबीए करते हैं तो क्या होता है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है कि जब आप कोई बिजनेस है, जैसे शुरू से बात करते हैं, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट साइंस थोड़ा सा, तब तुम लोग इस सबको हेल्प करेगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। जब हम बोलते हैं ना इवोल्यूशन ऑफ दैट सब्जेक्ट करने के लिए, तो मैनेजमेंट का तुम्हें एक बार बता रहे हैं तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाउ डिड इट इवॉल्व। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। ठीक है, ये सबको पता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कब हुआ था? So, 1800s, 17th century. हाँ, मतलब 1700, मतलब मिडिल ऑफ 1800 में। और कैसे हुआ था? So, England में हुआ था like with realizing how charcoal and other things can be useful and innovation, मतलब experimentation. इंडस्ट्रियल डाई सबसे पहले बना था, जिसको पहले लोग हाथों से रंगते थे, अब वो मशीन के थ्रू कपड़े रंगना शुरू हो गए। ठीक है, और इंडस्ट्रियल डाई बना, दैट वाज द फर्स्ट मशीन और इंडस्ट्रियल मशीन दैट हैज बीन क्रिएटेड। और उसके बाद फिर लोगों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके अपने सारे प्रोडक्ट में स्टार्टेड ब्रिंगिंग मशीन्स इनटू दैट और ऑटोमेट करना शुरू कर दिया। तो जब जब प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ, ठीक है, जब कोई मशीन बनती है, फैक्ट्री बनता है, उसमें कोई प्रोडक्ट बनता है, तो शुरू में क्या था कि बहुत कम सेलर्स थे, बहुत कम मैन्युफैक्चरर थे, और लोग तो फिर भी बहुत थे, डिमांड बहुत था। तो व्हाट हैपेंड कि जो भी प्रोडक्ट बनता था वो सब बिक जाता था।
तो कोई भी कंपनी जो है ना, जैसे कोई कंपनी है, उसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उस समय क्या रहेगी, बताओ तो जरा सा। गिवन द सिचुएशन जो मैंने तुम्हें बताया कि मैन्युफैक्चरर कम है, बहुत ही कम है, एंड वॉट एवर यू आर मेकिंग एंड दैट इज बीइंग सोल्ड वेरी इजिली, है ना, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उस समय कंपनी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या रहेगी? सर प्रोडक्शन बूस्ट करना। Increase the production rates and to increase the manufacturing. तो वही प्रोडक्शन बढ़ाना, मतलब वही मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना, ठीक है। अब चूंकि वो डिस्पाइट मशीन्स थे, बट लेबर इंटेंसिव मशीन्स ज्यादा थे, ठीक है। तो क्या दो चीजें मैनेजमेंट, अब यहाँ जो वर्ड हम मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं, ये मतलब हुआ कंपनी का जो सीनियर पोजीशन है, ठीक है। मैनेजमेंट के साथ ही बहुत कंफ्यूजन है कि कभी कभी जब हम मैनेजमेंट बोलते हैं ना, जैसे तुम लोग कॉलेज में पढ़ते होगे, तो तुम बोलते हो अगर मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि अब कोई बच्चा 8 to 8:30 ये काम नहीं करेगा, तो जब उस समय हम मैनेजमेंट बोलते हैं तो होता है टॉप नॉच जो होता है ना किसी भी इंस्टीट्यूशन का, उसको मैनेजमेंट बोल देते हैं, ठीक है। ये मतलब ऐसे तो लेबर क्लास टर्मिनोलॉजी है, बट नाउ इट इज एक्सेप्टेड ये इन ऑल डोमेन, ठीक है। कि जैसे पहले ना वो जो मजदूर होते थे वो ऐसे बोल देते थे मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया है, या है ना, तो मैनेजमेंट नाम लेके ये बोलते थे, बट नाउ इट हैज बीन एक्सेप्टेड कि जो टॉप क्लास जो होते हैं लोग, जो स्ट्रेटजी मेकर्स होते हैं, नाउ दे आर कॉल्ड मैनेजमेंट। तो जो जो कंपनी की जो मैनेजमेंट है, उनका फोकस एरिया दो रहेगा, एक मशीन्स को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना और दूसरा लेबर्स को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना, है ना। तो उस फेज में जब जब पूरी पढ़ाई होती थी, पढ़ाई करने मतलब रिसर्च होता था, या जो भी लोग मैनेजमेंट के लोग होते थे, उनका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ दो चीजों पे होता था, मेकिंग मशीन्स मोर एफिशिएंट, और मेकिंग मतलब जो मजदूर है उससे ज्यादा काम कराओ, ठीक है। तो ये जो है उस समय का मैनेजमेंट का। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी सी और स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि नाउ व्हाट हैपेंड कि अब कंपनीज और भी आने लगी, क्योंकि फायदा बहुत हो रहा था, जो मैन्युफैक्चर कर रहे थे, तो देख देख के और लोग भी इन करने लगे, अलग अलग जगह पे और भी फैक्ट्री बनने लगी। नाउ मैन्युफैक्चरर्स भी बहुत हो गए और डिमांड तो उतना ही रह गया, है ना। तो मैन्युफैक्चरर्स जब ज्यादा हो जाएंगे, है ना, सप्लाई जब ज्यादा होने लगेगा, डिमांड कम होने लगेगा, उस समय जो कंपनी की प्रायोरिटी होगी तब क्या होगी, बताना, सोच कर बताओ। लिमिटेड रिसोर्सेज से सबसे ज्यादा लाइक हाउ टू फुलफिल द पहले वाले डिमांड। में नहीं हो गया कि हम ज्यादा से ज्यादा लिमिटेड रिसोर्स से ज्यादा प्रोडक्शन कर ले, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, मतलब ऑफ कोर्स इफिशिएंसी पे भी हम उस पे काम करते ही, है ना। तो सेकंड फेज में जब मैंने बोला कि मैन्युफैक्चरर्स भी बहुत बढ़ गए, सप्लाई बढ़ गया, डिमांड लिमिटेड है, उस केस में कंपनी का फोकस एरिया क्या होगा? सब प्रोडक्ट अपग्रेडेशन। बिल्कुल सही, वेरी गुड अभिजीत, है ना। तब आपको होगा कि जब सब लोग एक जैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो व्हाई वी शुड नॉट वर्क ओवर आवर प्रोडक्ट, इतना डिफरेंशिएट करें सो दैट कस्टमर कैन चूज माय प्रोडक्ट ओवर अदर प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब उस समय कंपनी के अंदर में मैनेजमेंट का क्या काम होगा, बताओ तो, क्या फोकस करेगी? Advertisement of the product, marketing of the product. नहीं, एडवर्टीजमेंट नहीं, एडवर्टीजमेंट तो है ही, वो तो पैरेलली थोड़ा तो होगा ही, वो R&D पे ज्यादा काम कराएगी, यस सर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, सो दैट दे कैन ब्रिंग मोर फीचर्स टू द प्रोडक्ट, है ना। और ऑफ कोर्स प्रोडक्शन पे अभी भी हम हैं, मतलब व्हाट एवर वी हैव लर्न एंड डन एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, नाउ स्टिल वी आर डूइंग इट, उसको भी पे हम ध्यान दे रहे हैं। और एट द सेम टाइम नाउ द प्रायोरिटी एरिया, और जो जो एरिया है दैट इज इंक्रीज्ड फॉर द मैनेजमेंट, की प्रोडक्ट के अपलिफ्टमेंट पे भी ध्यान देना है, ठीक है। अब प्रोडक्ट के अपलिफ्टमेंट पे ध्यान देने पे, है ना, और क्या क्या काम करना पड़ेगा, आपको ये भी तो समझना पड़ेगा ना कि कस्टमर कैसा प्रोडक्ट चाहते हैं, क्या एड ऑन चाहते होंगे, है ना। अब ये डोमेन किसका हो गया, ये समझना कि कस्टमर क्या चाहते हैं और कस्टमर को बताना कि हमने क्या बनाया है, ये मार्केटिंग का डोमेन हो गया ना। Yes, sir. तो नाउ द मैनेजमेंट का जो ओवरऑल फंक्शनैलिटी है या फिर फोकस एरिया है,
that increased from production to product and it included the term marketing, ठीक है, एक लेवल पे। अब मान लो कि जब और भी सारे जो कंपनी हैं उन्होंने भी प्रोडक्ट पे ध्यान देना शुरू कर दिया, दे ऑल्सो ब्रॉड मतलब क्वालिटी लाना शुरू कर दिया, फीचर्स लाने शुरू कर दिए, है ना। अब वो सब जब होने लगा तब उसके बाद आप क्या करोगे कंपटीशन में रहने के लिए? अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ाई जाएगी to हाँ, मतलब ऑपरेशंस थोड़ा सही करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वगैरह सही करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा, सप्लाई कम नहीं होनी नहीं, चाहिए। वो तो शुरू से चल ही रहा है, प्रोडक्शन पे तो हम ऑलरेडी बात करना शुरू कर दिए ऊपर से ही। ऑपरेशंस तुमने बोला सही है, ठीक है, मतलब नाउ वी विल हैव टू स्टार्ट फोकसिंग ओवर कि कहीं शॉर्ट ना पड़े, लॉजिस्टिक वगैरह पे ध्यान देना शुरू कर देंगे, और फिर सर प्राइसेस अट्रैक्टिव रखनी पड़ेंगी। वो भी ठीक है, अब कॉस्ट कटिंग वगैरह भी अब तुमको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। और प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन लाइक टू मेक इट बेटर। इससे पहले स्टेप में हमने करना शुरू कर दिया है ना, मतलब जो करना शुरू कर दिया वो अभी रहेगा, अब नया और क्या कर सकते हैं टू बी इन द रेस? अपना सेटअप इंक्रीज करेंगे, अपना दैट होल फैक्ट्री थिंग वी विल इंक्रीज इट, और मे बी नहीं, उसको तो इंक्रीज इसलिए नहीं किया सकता ना क्योंकि ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर्स आर देयर नाउ, दे हैव आल्सो वर्क फॉर द प्रोडक्ट, दे हैव आल्सो वर्क फॉर द प्रोडक्ट फीचर्स, है ना। तो अब तुम बढ़ा दोगे तो तुम सप्लाई और बढ़ा दिए और डिमांड उतना है नहीं, कैसे बेचोगे? मार्केटिंग अदिति ठीक है, लेकिन मार्केटिंग का कौन सा पार्ट? अभी हमने मार्केटिंग इंट्रोड्यूस किया था कि कस्टमर को समझना और कस्टमर को बताना, है ना। एक इसमें और एस्पेक्ट जुड़ जाएगा, एडवर्टाइजिंग ऑफ कोर्स, बट टू क्रिएट द ब्रांड, टू क्रिएट द लॉयल्टी, है ना। तो द ब्रांड मैनेजमेंट एस्पेक्ट अब यहाँ तुम्हारा जुड़ेगा। So जैसे there are some beauty brands which are related, which have been जैसे breakfast like जैसे Tiffany's है, it's like the diamond for every, it's like diamond for their tagline is diamond for every occasion. So it's not limited, and that's what stayed. And I was reading a research paper, and this tagline got them out of debt. वही बता रहे ना कि ब्रांडिंग का पर्पस हो गया ना, कि आपने अच्छे से ब्रांड करना शुरू कर Yes दो, sir, yes sir. कस्टमर का ना अट्रैक्शन आपके प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा बढ़े, अटैच फील करे। जो तुम बता रही हो एग्जैक्टली वही बात हम कह रहे हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ ब्रांडिंग। नहीं सर जैसे प्रोडक्ट से रिलेटेड, कस्टमर से Yes, sir. रिलेटेड स्टोरीज बिल्ड करना, वीव करना, ऐसी वही तो स्टोरीज, सब, और मे बी जो जस्ट भी काम उसके उसमें आप जैसे एक बार तुम समझ गए कि अब क्या करना है, तो यू कैन फाइंड 50 मोर टास्क दैट यू कैन डू, ठीक है। तो अब समझो कि अब फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर स्टार्ट नहीं करते हैं, फिर हो गया कि जब ये सब भी होने लगे, है ना, सब कंपनी करने लगे, दे ऑल स्टार्टेड वर्किंग फॉर ब्रांड लॉयल्टी, है ना, कस्टमर लॉयल्टी पे काम करने लगे, सीआरएम करने लगे कि कस्टमर अच्छे से काम करे। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा? स्टिल यू वांट टू बी इन दैट रेस, तो अब क्या करोगे? maybe introducing more products of the same हाँ, thing. मतलब दिस कुड बी वन ऑफ द स्ट्रेटजी कि आप उसको मतलब ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ाओगे, है ना। और मतलब सेम सर्विसेज अच्छी करेंगे अपनी। कौन सर्विसेज? सब ब्रांड एम्बेसडर रख सकते हैं अपने पास। तो ब्रांडिंग इंट्रोड्यूस हो गया ना, अब हम नया चाहिए, मतलब आई वांट न्यू फील्ड दैट वी कैन, मतलब मैनेजमेंट का फील्ड और क्या ऐड हो सकता है। तो जैसे वो स्ट्रेटजी बताई ना जो जाकिर ने बताया कि अब हम नया प्रोडक्ट बढ़ाएंगे, तो वो स्ट्रेटजिक डिसीजंस होने लगे कि आप वर्टिकल इंटीग्रेशन करोगे, या फिर मतलब अपने रॉ मटेरियल भी खुद बनाने लगो, या फिर अपना जो वो है डिस्ट्रीब्यूशनशिप है वो भी अपने हाथ में लेने लगो, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट को मतलब शिफ्ट करो या डिसरप्ट करो। ये सारा जो चीज है ये स्ट्रेटजी वाले डोमेन में आ गया, ठीक है।
और जब हम इससे और ऊपर बढ़ेंगे तो हम वी कैन से कि होलिस्टिक अप्रोच रखना पड़ेगा, विद वी कैन यूज एनीथिंग एट एनी टाइम। पॉइंट मेरा ये है कि 1800 से लेकर 2000 तक में मैनेजमेंट की प्रायोरिटी है ना, जो मैनेजमेंट के वर्क की प्रायोरिटी जो है ना, वो चेंज होती रही और डोमेन बढ़ता रहा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रही। अब तुम्हें इतने सारे चीजों में, जब ऑपरेशंस की बात किसी ने की थी कि ऑपरेशंस पे हम काम करेंगे, तो ऑपरेशंस इज नॉट अ वेरी इजी टास्क। आपके रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से सप्लायर, मतलब सबसे ज्यादा पहले जो रॉ मटेरियल है वो पहले आपके सप्लायर के पास जाता है, सप्लायर से प्रोडक्ट आपके पास आता है, आप उस पर मैन्युफैक्चर करते हो, फिर वो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और डिस्ट्रीब्यूटर से या मतलब समझो कि डीलर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर रिटेलर के पास, और तब वो कस्टमर के पास पहुंचता है। सो नाउ दिस इंटायर चेन है ना, वी कॉल इट सप्लाई चेन, ठीक है। अब इस पूरे सप्लाई चेन में आपका प्रोडक्ट भी मूव कर रहा है, चाहे वो कंप्लीटेड प्रोडक्ट हो या नॉन कंप्लीटेड प्रोडक्ट हो या वर्किंग प्रोग्रेस हो। आपका फाइनेंस भी मूव कर रहा है, आप हर जगह पैसा खर्च कर रहे हो, पैसा आपको मिल भी रहा है, तो पैसा आप रिटेलर्स के आखिर इस पूरे सप्लाई चेन में पैसा आता कहाँ से है? रिटेलर एंड से आता है। तो रिटेलर जब पैसा देना शुरू करेगा, वही पैसा आपके पास पहुंचेगा जो मैन्युफैक्चरर, और वही पैसा पीछे सप्लायर के पास जाएगा, और वही पैसा जो है वो रॉ मटेरियल बनाने वाले के पास जाएगा। तो समझो रिटेलर कितना इंपॉर्टेंट हुआ। तो ये पूरा सप्लाई चेन है। तो जितने स्टेप्स मैंने तुमको बहुत आराम से ऐड कर दिया कि ये ध्यान देंगे, ये ध्यान देंगे, दैट एवरी एस्पेक्ट हैज मेनी कॉम्प्लेक्स पार्ट्स इन इट, ठीक है। तो बेसिकली जब हम आज मैनेजमेंट की बात करते हैं, when today we talk about MBA, and it's amalgamation of all the things that we have done or started doing since many early, मतलब बहुत पहले से हम जो उसको करते आ रहे हैं, now it all has become, जो प्रैक्टिस जो है वो इतना वो होता चला गया, शार्प होता चला गया, लोगों ने एक पेप से बढ़कर एक इनोवेशन करना शुरू किया उस चीज को इंट्रोड्यूस होने के बाद। एंड नाउ टेक्नोलॉजी हैज क्रिएटेड थिंग्स इन मच बेटर वो एस्पेक्ट में लेकर आ गया। आप सप्लाई चेन आप टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो, फाइनेंस टेक्नोलॉजी से अच्छे से मैनेज कर सकते हो। इवन जब बहुत सारे लोग आ गए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो ह्यूमन रिसोर्स एक नया स्ट्रीम डेवलप हो गया। इसी तरह से वी कैन आल्सो टॉक अबाउट कि हाउ ह्यूमन रिसोर्स हैज बीन डेवलप्ड। तो जब आप आज मैनेजमेंट करने जाते हो, जब आप आज मैनेजमेंट सीखने जाते हो, देन यू विल बी लर्निंग कि पूरे जमाने के लोगों ने, मतलब अब तक हिस्ट्री से लेके अब तक कितना एडवांस तरीका डेवलप कर लिया है। तो ब्रांड प्रोडक्ट, तो फाइनेंस, मतलब फाइनेंस भी देखना है, एचआर के प्रोसेसेस का, मार्केटिंग का, मतलब ब्रांड में मार्केटिंग आ गया, ऑपरेशन के प्रोसेसेस का। सो when you go to MBA, basically exposed to the best of the thing that has been done। अच्छा, जब सारी प्रैक्टिसेस हो रही थी, तो होता क्या है कि कई जब जब चीजें इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, तो हर चीज प्रैक्टिस से सीखना अच्छा नहीं होता है। तो फिर उसपे किसका रोल आ जाता है? एकेडमिशियंस का, है ना, थ्योरीज का, यूनिवर्सिटीज का, क्योंकि फिर लोग भी आपको उतने ट्रेन चाहिए। आप सड़क से किसी आदमी को उस स्टेज पे नहीं ला सकते जो सीखने में हमें सैकड़ों साल लगा। तो एक आदमी जो है वो पहले यूनिवर्सिटी में ट्रेन होता है फॉर द थिंग कि हाँ भाई देखो इतना इतना सीख हो चुका है, पीपल नो दिस, नाउ यू हैव टू, मतलब जब तुम ये जान जाओगे तो इस लर्निंग को यूज करना है तुम्हें उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो whenever we go to an MBA program and we learn about different management aspects of all the departments, तो ये basically हम expose होते हैं for what, for all the things or the deviation or variability that has been arises in different other industry। अब जैसे मार्केटिंग की तुम बात करते हो, जब हम साबुन की मार्केटिंग करते हैं, या फिर तुम मतलब साबुन का नहीं, मतलब FMCG प्रोडक्ट्स का, या फिर हम अगर उसके क्या बोलते हैं उसको, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की अगर मार्केटिंग करें, या फिर हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करें, सब में कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन होने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि पीपल हैज स्टार्टेड इनोवेटिंग, एंड सिंस द कस्टमर वाज डिफरेंट फॉर द सेम थिंग, है ना, कंज्यूमर वाज डिफरेंट फॉर द सेम थिंग, तो उस हिसाब से भी हमने कई सारे इनोवेशंस किए। अब होता क्या है कि एक दो आदमी अलग अलग तरह का इनोवेशन करता है, किसी का अच्छा हो जाता है, किसी का खराब रह जाता है, तो अच्छे वाले को और लोग भी एक्सेप्ट करते हैं, धीरे धीरे दैट स्टार्टेड बीइंग इन द पार्ट ऑफ द चैप्टर कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो चीजें बिल्कुल साइंटिफिकली अप्रूव्ड होती है, और कभी कभी किसी किसी का डिसीजन अनसाइंटिफिकली भी ट्रू हो जाता है, बट वी नो दैट वाज द रॉन्ग स्ट्रेटजी, बट स्टिल दैट वर्क। तो मैनेजमेंट में ये भी है। तो जब आप जाते हो
तो जब आप पूरे कंपनी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपनी, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के कंपनी के फंक्शनैलिटी को समझते हो, तुम ये भी समझते हो कि एक कंपनी जो है सिर्फ अपने सप्लाई चेन के भरोसे नहीं चलती, वो सप्लाई चेन किसी दूसरे प्रोडक्ट के सप्लाई चेन के भी भरोसे चलता है या उसका इम्पैक्ट पड़ता है ना। जब तुम जाके पढ़ते हो तो यू स्टार्ट लर्निंग दिस इन इकोनॉमिक्स कि एक प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की डिमांड पे भी डिपेंड करता है ना, या उसके सप्लाई पे भी डिपेंड करता है। तो जब आप ये देखना शुरू कर देते हो कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द वेरिएबल्स दैट एग्जिस्ट इन एंड अराउंड दैट बिजनेस, है ना, तो वो सब चीज को समझने के लिए यू नीड टू लर्न मल्टीपल सब्जेक्ट्स। आप मैथ्स पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, है ना, थोड़ी फिलोसफी पढ़ते हो, थोड़ा साइकोलॉजी पढ़ते हो, और सबका एप्लीकेशन, साइकोलॉजी का एप्लीकेशन हम मार्केटिंग में करते हैं, मैथ्स का एप्लीकेशन ये ऑपरेशंस में करते हैं, इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन हम पूरे स्ट्रेटजी बनाने में करते हैं। सो ऑल दोस सेमेस्टर्स जो आपका एमबीए होता है, आप बेसिकली एक्सपोज होते हो। अब बात ये आती है कि व्हाई सम एमबीएस आर डिफरेंट देन अदर एमबीएस। तो इसलिए ऐसा है क्योंकि नाउ इट हैज बिकम सो कॉम्प्लेक्स एंड सो कम्बरसम कि आप अकेला आदमी जो है वो सब चीज नहीं समझ सकते। तो लोगों ने बोला कि ठीक है, नाउ नाउ लेट्स प्रिपेयर वन स्टूडेंट फॉर वन स्ट्रीम। तो पहले एक बच्चे को हम पूरे चीज एक साल में जितना एक्सपोजर होगा हम देंगे। नाउ इन सेकेंड ईयर विल ट्राई टू कि वो किसी एक एस्पेक्ट में ज्यादा इंटेंसिफाई कर सके, मतलब अपने लर्निंग को। तुम देखोगे कि फिर आना शुरू हुआ ये कल्चर कि एमबीए इन मार्केटिंग, एमबीए इन एचआर। ये पता है, ये पिछले 10 साल 15 साल पहले की बात है कि लोग ऐसे बात करना शुरू कर दिया। उससे पहले देयर वाज जस्ट एमबीए। आज भी तब तुम आईएम में अप्लाई करते हो, सो दे नेवर कॉल इट पीजीपीएम प्रोग्राम इन मार्केटिंग। मतलब अब उन्होंने भी शुरू कर दिया है, जैसे यू हैव सीन दैट आईएम रांची हैज अ प्रोग्राम कॉल्ड पीजीपीएम इन एचआर, है ना, या एमबीए इन एचआर। बट आज से 10-15 साल पहले जितने भी आईएम्स थे, दे वर जस्ट टेलिंग यू पीजीपीएम प्रोग्राम, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। वो ये भी नहीं लिखते थे बिजनेस मैनेजमेंट, है ना, क्योंकि जो आईएम जो पहला आईएम बना था अहमदाबाद, दैट वाज नॉट क्रिएटेड टू डील विथ बिजनेस मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। वो बना था गवर्नमेंट के पीएसयूज को मैनेजमेंट का एक्सपर्टीज या रिसर्च प्रोवाइड करने के लिए। एंड लेटर दे स्टार्टेड ट्रेनिंग स्टूडेंट्स फॉर मैनेजमेंट, एंड नाउ कंपनीज, उसके बाद कंपनीज स्टार्टेड यूजिंग द सेम टूल फॉर देयर बिजनेस पर्पस। समझ रहे हो ना? तो ऐसा नहीं है कि जो आपका आईएम का मैनेजमेंट प्रोग्राम है, इट इज सोली डिवोटेड टू बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम। बट ग्रेजुअली नाउ बिजनेस हैज स्टार्टेड इन बिग वे। मतलब जब हमारे पास लाइसेंस हुआ है तो 55 से है, 1955 से है। बट 1990 के बाद से जब बिजनेसेस बढ़ने शुरू हुए, नए नए प्रोडक्ट्स आने हुए, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन बहुत बना, आईटी में बहुत वो हुआ, तो इतनी वेरिएबिलिटी आ गई कि सारे जो मैनेजमेंट के पहले इंस्टीट्यूशन थे, दे फोकस्ड कि हमारे मैनेजमेंट की स्टडी जो है मोस्टली टुवर्ड्स बिजनेस ओरिएंटेशन पे रहे, है ना। आज भी बाहर में विदेशों में तुम देखोगे कई यूनिवर्सिटीज में तुम डिसीजन साइंसेस पे कोर्स होता है, या वहाँ पे लिखा होता है मास्टर इन मैनेजमेंट। इवन इंडिया में भी तुम देखोगे IISc बैंगलोर इज प्रोवाइडिंग मास्टर्स इन मैनेजमेंट। दे नेवर कॉल इट MBA प्रोग्राम एंड दे नेवर टीच यू जस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बिजनेस। मेरी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? So the entire evolution that we talked right now was for business, ठीक है। अब इसी तरह से you can always see कि उसी हिसाब से HR का भी ग्रोथ हुआ। कैसे ग्रोथ हुआ कि जब तुम उस प्रोडक्ट कंसेप्ट पे थे हम, जहाँ पे लेबर को प्रोडक्टिव बनाना था, और वो लेबर जो होते थे वो स्किल्ड ज्यादा नहीं होते थे। मतलब फैक्ट्री में मशीन के ऊपर काम करना होता था, तो देयर वाज नो सुपर स्किल रिक्वायर्ड, वो सेमी स्किल्ड होते थे, है ना। उनको थोड़ी देर प्रैक्टिस करा के आप उस पर डाल सकते थे, मशीन पे काम करने के लिए बोल सकते थे। तो अब वो लेबर या थोड़ा सेमी स्किल्ड भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उस केस में लेबर जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, उनका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसा कुछ होता नहीं था। तो उस समय तुम देखोगे कि उस समय के जो HR प्रैक्टिशनर थे, उस समय HR नहीं बोला जाता था, है ना, वो जो मैनेजर थे उस समय के, जो जिनको लेबर इंचार्ज बोला जाता था या सुपरवाइजर बोला जाता था, दे वर द मैनेजर। उनका उनका फिलॉसफी होता था कि कुछ लोग जो है प्यार से ज्यादा काम करते, कुछ डांट करके ज्यादा मतलब डांट खा के ज्यादा काम करते। स्ट्रिक्टनेस डज मैटर। तो उस समय डेवलप हुआ HR का फिलॉसफी, थ्योरी X एंड थ्योरी Y,
तुम आज भी किसी कॉलेज में एमबीए पढ़ने जाओगे तो एचआर वहीं से स्टार्ट होता है, कि सबसे पहले जो एचआर का थ्योरी हुआ था थ्योरी एक्स थ्योरी वाई, ठीक है। तो उस समय कोई एचआर के लिए कोर्स नहीं हुआ करता था, मतलब दैट वाज मतलब द फर्स्ट यूनिवर्सिटी अपना रिसर्च करके बता दी कि हम लेबर की प्रोडक्टिविटी ऐसे ऐसे बढ़ा सकते हैं। फिर ग्रेजुअली क्या हुआ, जब आपकी प्रोसेसेस थोड़ी और मैच्योर हुई तो लेबर्स भी आपके मतलब उनके स्किल की रिक्वायरमेंट बढ़ी, नाउ दे हैव स्टार्टेड वर्किंग एज अ टेक्नीशियन एंड एवरी अदर थिंग। तो जब थोड़े ज्यादा स्किल हो गए और वो बहुत क्रूसियल हो गए, उनको आप डिस्प्लेस आराम से नहीं कर सकते, है ना। तो उस केस में आपको ध्यान होगा कि भाई अब ये वो लोग नहीं है जिनको हम भगा देंगे तो काम चलेगा। तो यू नीड टू कीप देम, बिकॉज उनको रखने के लिए क्या है कि आपको उनके वर्क लाइफ बैलेंस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो उस समय आपने इस पे भी बात करना शुरू किया कि भाई सोशल वेलफेयर भी जरूरी है लेबर का, है ना। तो उस समय तुम देखोगे कि यूनिवर्सिटी में कोर्स चलता था मास्टर्स इन लेबर एंड सोशल वेलफेयर, LSW का कोर्स उस समय चलता था, है ना। ये फॉरगेट मतलब सॉरी अबाउट दिस राइटिंग, मेरा पेन पता नहीं कैसे सुबह तक तो ठीक था। तो लेबर एंड सोशल वेलफेयर आज भी 10 साल पहले तक भी इंदौर में और कई सारी पुरानी यूनिवर्सिटीज में ये कोर्स अब भी एग्जिस्ट करता था। एंड एट द टाइम ऑफ 70s इंडिया में भी, जो कि वर्ल्ड में दैट कोर्स ऑब्सोलेटेड मच बिफोर दैन इंडिया, है ना। तो 80s 85 तक में ऐसा लोगों में, जैसे आज तुम्हारे लिए एमबीए का क्रेज है ना, उस समय यंगस्टर में होता था LSW के कोर्स में चले जाओ, पढ़ते नौकरी लग जाती है। समझ आ रही मेरी बात क्या कह रहा हूँ। तो वो था। फिर जब धीरे धीरे और तुम कंपनी का जैसे ब्रांडिंग का और टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव हुई, वैरायटी हुआ, ऑपरेशंस में भी लोग आने लगे, पढ़े लिखे लोग आने लगे, क्योंकि मार्केटिंग तो पढ़ा लिखा आदमी करेगा। तो थोड़ा और लोगों की क्वालिटी पे, एम्प्लॉय के लर्निंग में, एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट और थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगा, है ना। एंड दे वर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर एम्प्लॉय। तब जो शुरू हुआ कि उसके बाद जो कोर्स शुरू हुआ, जब जब एकेडमिक उस पर ध्यान देना शुरू की, तो दे स्टार्टेड कॉलिंग इट पर्सनल मैनेजमेंट। समझे? ये बात समझ में आ रही तुमको क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. HR. हाँ, नहीं उसको पर्सनल मैनेजमेंट बोला जाता था, ठीक है। वेट, मैं कुछ कुछ लिखता हूँ। ये लिखने का मतलब ये था कि इसका स्पेलिंग जो है पर्सनल नहीं होता है, पर्सनल होता है, ठीक है। और इसके साथ पुरानी चीजें अब भी थी, इंडस्ट्रियल रिलेशन वाज स्टिल देयर। तो कई जगह पे यूनिवर्सिटी में आज भी एक कोर्स चलता है, तुम देखोगे जैसे BHU है, उसमें एक कोर्स चलता है PMIR, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है। तो ये जो कोर्स है उसके बाद डेवलप हुआ, तो ये अब बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में तब भी था। और फिर देखो कि अचानक से वेव आई आईटी इंडस्ट्री की। नाउ आईटी इंडस्ट्री में क्या चेंज आया कि जो फर्स्ट लेयर के एम्प्लॉय होते हैं आईटी इंडस्ट्री में, वही बीटेक होते हैं। मतलब पहले की कंपनी में तो होता था कि बिना पढ़ा लिखा आदमी भी एम्प्लॉय है। तो तुम अगर सफाई कर्मचारी को छोड़ दो, सफाई कर्मचारी ऐसे भी वो कंपनी के पेरोल पे नहीं होता है, जैसे विप्रो HCL वगैरह में जाओगे ना, तो जितने भी सेमी स्किल्ड और नॉन स्किल्ड जॉब होते हैं, बेसिकली वो पेरोल पे लेते हैं किसी और कंपनी के, क्योंकि वो कंपनी चाहती है कि हमारा जो सैलरी ब्रैकेट रहे, जो हम पे करते हैं, वो एवरेज सैलरी बहुत ज्यादा रहे, है ना। तो वो क्या करते हैं, ज्यादातर एम्प्लॉय जो है नॉन स्किल्ड वगैरह को सबको पेरोल पे ले लेती है दूसरे कंपनी। तो यानी कि आईटी कंपनी का जो फर्स्ट लाइन ऑफ एम्प्लॉय है, दे आर बीटेक। अब हाईली क्वालिफाइड बीटेक प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है। और फिर वो भी है कि सिंस कंपटीशन इज टू हाई, तो ये लोग छोड़ के भी जाते हैं। तो नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ एट्रिशन, है ना, छोड़ के भी जाने लगे। और उनको और ज्यादा सेवा चाहिए, और ज्यादा सत्कार चाहिए, उनको ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी चाहिए, उनको अलग अलग तरीके से उनको मतलब खुश रखने की जरूरत है। तब जो ये पर्सनल मैनेजमेंट का कोर्स है, दैट चेंजेस इनटू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। Now the employee is not just your employee, they are now called human resource. और resource क्या होता है बताओ? Resource is Manpower. anything which helps you in bringing the capital or revenue, ठीक है।
तो अब ये जो रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स, इसलिए बोला जाता है कि अगर कोई कंपनी में आपके 3-4 साल काम कर गया तो आपके प्रोसेसेस इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि वो उसको जानता है, समझता है और वो उसमें अच्छा काम कर सकता है। अगर वो बंदा चला गया तो नए वाले को बुलाकर आपको ट्रेन करने में भी टाइम लगेगा और दैट विल कॉस्ट यू। तो एक एक एम्प्लॉई जो चेंज होता है, एक्सचेंज मतलब जो चेंज होता है, उसकी कॉस्ट कंपनी के पास कई बार ज़्यादा हो जाती है। और अगर आप एक एम्प्लॉय को आपने ट्रेन किया है तो विद द हेल्प ऑफ दैट एम्प्लॉय you can earn more money, है ना, because of his experience that he has been gaining from your organization only. तो इसीलिए अब उसके बाद हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो डेवलप हुआ और तुम देखोगे कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज दे स्टार्टेड द प्रोग्राम दिस कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब इसका नेक्स्ट अपग्रेडेशन क्या है? इसका नेक्स्ट अपग्रेडेशन है जैसे तुमको एक बात बताता हूँ, टिस में भी पहले जो एचआर का कोर्स है ना, वो अब हम बोलते हैं उसको एचआर। पहले इट वाज वो जस्ट लेबर रिलेशन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, समझे? लेबर स्टडीज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप ऐसा था, LSIR था। तो नाउ इट हैज बीन कॉल्ड एचआर। तो अब नेक्स्ट है क्या कि अब हम मैन पावर को केवल रिसोर्स ही नहीं, उसको इवन कैपिटल का दर्जा देते हैं, है ना। कैपिटल इज लाइक एकदम वो, मतलब रिसोर्स तो फिर भी कंज्यूमेबल होता है, कैपिटल इज लाइक कि उसको आप उसको मतलब यूज करके उससे रिसोर्स मतलब वो कराओगे, यूज करोगे, और कैपिटल विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। मतलब वो आपके एसेट की तरह काम हो जाता है। रिसोर्स के तौर पे भी एसेट था, बट मतलब इट्स लिटिल अपग्रेडेशन फ्रॉम कैपिटल, मतलब रिसोर्स, ठीक है। तो इस तरह से अब आने वाले टाइम में वी आल्सो रियलाइज कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ लोगों को मतलब जैसे जो आपकी कंपनी के एम्प्लॉइज को मोटिवेशन ट्रेनिंग या फिर उनके प्रोडक्टिविटी इतना ही सब नहीं हो सकता। तो उनका स्ट्रेटजिक एचआर एक न्यू डोमेन डेवलप हुआ कि विद द हेल्प ऑफ मतलब ह्यूमन रिसोर्स का कंपाइलेशन और उनके उससे व्हाट वी कैन डू इज क्रिएट मोर बिजनेस एंड मोर रेवेन्यू। ठीक है, तो उसको हमने बोला कि स्ट्रेटेजिक एचआर एक नया स्ट्रीम डेवलप हुआ। तो इस तरह से एचआर का इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं? Yes, sir. Yes, sir. एंड सेम हैपेंड फॉर मेनी अदर फील्ड, जैसे मार्केटिंग भी देखोगे तो वैसे ही अपग्रेड होता चला गया, है ना। ऑपरेशंस भी देखोगे तो वैसे ही जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ी, टेक्नोलॉजी बढ़ा, बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्स हुआ, वैसे वैसे सब चीज चेंज होने लगा। ठीक है, तो ये हमारा मैनेजमेंट का इवोल्यूशन है। जब आप मैनेजमेंट पढ़ने जाते हो, when somebody asks you why do you want to do MBA, है ना, तो बेसिकली आप कई बार बोल देते हो कि हम कंपनी में मैनेजर बनना चाहते हैं या फिर हम CEO बनना चाहते हैं। दैट इज वेरी रॉन्ग आंसर दैट यू से। जब आप बोलते हो कि MBA क्यों करना चाहते हो, तो द बेस्ट आंसर वुड बी हम मैनेजमेंट के प्रैक्टिस को इन बिजनेस वर्ल्ड समझना चाहते हैं। सो व्हेन यू विल गो टू दैट कॉलेज, दे विल गिव यू ऑल द केस स्टडीज, ऑल द स्टिमुलेशन एक्सरसाइजेज और थ्योरीज। वो थ्योरीज भी देंगे तुम्हें, है ना, क्लास डिस्कशन भी कराएंगे और केस स्टडीज भी देंगे। तो केस स्टडी क्यों मिलता है? क्योंकि somebody has practiced or confronted the situation which usually happen in organization and how they managed to solve that problem or could not solve that problem। उस दोनों का ही केस स्टडी होता है। ऐसा नहीं है कि केस स्टडी जो प्रॉब्लम रह गया वही केस स्टडी है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया वो भी आपको केस स्टडी के तौर पे पढ़ाया जाता है। जो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाया, कंपनी ऑब्सलीट होके खत्म हो गई, वो भी पढ़ाया जाता है। तो वो सिचुएशंस को आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है कि दैट मैनेजर या दैट कंपनी, है ना, दैट पीपल फ्रॉम दैट कंपनी डिड दिस प्रैक्टिस टू गो, मतलब इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए ये काम किया। तो कभी कभी देखोगे ना केस स्टडी में क्या होता है, एक पूरे जब जब हम जिस केस स्टडी की बात कर रहे हैं, अब ये भी कंफ्यूजन होता है। तुम देखोगे कि इंडिया में हर यूनिवर्सिटी में हर कॉलेज में केस स्टडी मिलता है, लेकिन एक पेज का अगर तुमको कोई केस स्टडी देता है, दैट इज नॉट अ केस स्टडी, दैट इज अ केसलेट। वो वर्चुअल सिचुएशन है जिसका आप कोई भी एक्सटेंशन अपने आप से बना सकते हो। बट जो केस स्टडी जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कम से कम 20 पेज, 25 पेज या 15 पेज का होता है, जिसमें उस पर्टिकुलर सिचुएशन का रिलेटेड, सिचुएशन से रिलेटेड सारे डेटा आपको दिए जाते हैं रियल लाइफ कंपनी के। And when you think over that data or वो facts,
एज अ मैनेजर कि आप उस कंपनी के मालिक ही, है ना, तब आप सोचते हो। तो इस तरह से क्या होता है कि इन एंटायर दिस 2 इयर्स, है ना, जो आपका इंटर्नशिप का पार्ट हटा दे, तो आप डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपनीज के, है ना, हर तरह के वेरिएशंस, मैक्सिमम वेरिएशंस पे आप प्रैक्टिस को से एक्सपोज होते हो कि आप कभी लगता है कि अच्छा ये कंपनी, और देन यू आल्सो नो और ट्राई टू नो कि हाउ एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर, कैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है किसी बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, कैसे एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री को फर्क पड़ाती है, कैसे कंपटीशन में हम कैसे डील करते हैं, या कितने तरह का कंपटीशन होता है। जैसे मान लो कि आज बहुत सारे एंटरप्रेन्योर देखोगे ना कि बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप फेल होती है, तो मैं तुम्हें बहुत सिंपल सिंपल चीज बताता हूँ कि उसमें से 20% तो सिर्फ इसलिए फेल होते हुए हैं क्योंकि दे नेवर जज कि उनका प्रोडक्ट या सर्विस जो है किस कंपटीशन में लाई करेगा। और हर कंपटीशन में सरवाइव करने का एक सेपरेट तरीका होता है, मतलब दैट पीपल हैव, मतलब उसको उन्होंने, लोगों ने आइडेंटिफाई करके अलग से लिख दिया है, जैसे मोनोपोली है, डिओपोली है, ओलिगोपोली है। तो हर टाइप के कंपटीशन में हाउ डू वी सर्वाइव, हाउ डू वी मेक कस्टमर, व्हाट आर द की फीचर। अब एंटरप्रेन्योर्स होते हैं तो क्या होता है, उनके पास आइडिया बहुत अच्छा होता है, उनके पास प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, वो बहुत किसी अच्छे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बट दे कुड नॉट मार्केट इट अकॉर्डिंग टू दैट प्रोडक्ट मार्केट, उस कंपटीशन के हिसाब से वो डील नहीं किए। तो वही, ये पढ़ाई पढ़ने का क्या फायदा है कि आप इन चीजों को समझने लगोगे। जैसे जैसे अगर तुम कोई प्रोडक्ट किसी कंपनी में जाते हो, सो यू विल बी हैविंग अ प्रायर आइडिया ऑफ व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन कैन अराइज इन दैट कंपनी और दैट प्रोफाइल जहाँ पे आप काम करने जा रहे हो। तो जैसे मान लो कि अगर आप एमबीए किए और मैंने आपको हायर किया, जैसे एक आईटी कंपनी ने आपको प्री सेल्स के प्रोफाइल में हायर किया, तो आपको पहले से पता होता है कि प्री सेल्स में क्या होता है, और फॉर एन आईटी कंपनी और आईटी कंपनी लाइक एक्स जिनका प्रोडक्ट ये है, उसके लिए प्री सेल्स के क्या की क्राइटेरिया होने चाहिए। तो होता क्या है कि ये जब सारी चीजें आप 2 साल में सीख लेते हो, समझ लेते हो, और कुछ चीज आप खुद से डिराइव करने, होता क्या है कि सब चीज पढ़ भी नहीं सकते, बट आपका बैकग्राउंड ऐसा हो सकता है कि आप उसके लिए बहुत आसानी से ट्रेन हो सकते हो। So basically, why do you want to MBA is to be exposed to all the complexity of business administration, all the decision making, and there is one aspect also कि कैसे मूव करते हैं, एक मतलब जैसे टाइम वाइज हमने मूव भी तो किया ना, कि पहले मैनेजमेंट का अलग कंसेप्ट था, अब अलग है, हो सकता है 10 साल बाद और अलग होगा। तुमको मैं बताता हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। आज से 25 साल पहले 1985 के लगभग में एक माइकल पॉटर नाम के साइंटिस्ट है, मैनेजमेंट साइंटिस्ट, गूगल करोगे अभी भी दिख जाएगा, ठीक है। उन्होंने एक एक थ्योरी निकाला, पॉटर वैल्यू चेन, ठीक है। कोई गूगल कर रहा है अभी मेरे बोलने के साथ में? बोलो जरा। तुम लोग सब मेरे पे इतना ट्रस्ट करते हो कि मेरी बात सुनते जाते हो और गूगल करके चेक भी नहीं करते हो। फटाफट गूगल करो, देखो तुम, दिखेगा माइकल पॉटर, है ना, दैट पर्सन लेजेंड इज स्टिल अलाइव, मतलब सॉरी अलाइव। इन्होंने एक कंसेप्ट बताया है कि मतलब जो बिजनेस हम करते हैं, सो वी ऑलवेज बीन डूइंग, और ऑलवेज तो नहीं, मतलब उस टाइम तक वी आर डूइंग इट रॉन्ग वे। हम अपने बिजनेस को डिपार्टमेंट्स की तरह देखते हैं कि मार्केटिंग है, एचआर है, ऑपरेशंस है, फिनांस है, ये सब लोग मिलकर कंपनी के प्रोग्रेस के लिए काम करते हैं। उन्होंने बोला कि जो फंक्शनल अप्रोच है, ये तरीका ही गलत है देखने का। बेटर वी शुड थिंक इन टर्म ऑफ प्रोसेस अप्रोच। अभी पता है ये सब चीजें मैं अगर ड्रॉ करके बना रहा होता तो तुम बहुत अच्छे से समझ रहे होते। अभी पेन ही काम नहीं कर रहा है, तो मैं प्रोसेस भी नहीं लिख पा रहा हूँ सही से। प्रोसेस अप्रोच पे तो माइकल पॉटर, मतलब पॉटर वैल्यू चेन करके, एंड दिस थ्योरम वाज सो इम्पोर्टेंट, और मतलब इतना बड़ा चेंज था ये थॉट प्रोसेस में, कि आज तुम किसी भी स्टैंडर्ड मैनेजमेंट की किताब उठा लो, स्टैंडर्ड कहने का मतलब क्या कि किसी भी सब्जेक्ट से, तुम मार्केटिंग का किताब उठा लो, एचआर का किताब उठा लो, स्ट्रेटजी का उठा लो, ऑपरेशंस का उठा लो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का उठा लो, पहले 2-3 चैप्टर के अंदर में पॉटर वैल्यू चेन का डिस्कशन हुआ ही रहेगा। मतलब इन लास्ट 25 ईयर we changed the entire thought process of how do we see our organization, है ना, and that pattern Porter value chain
was key of, मतलब is key of entire ERP, जो अभी हम ERP सिस्टम वगैरह हम लगाते हैं, है ना, वो उसका की है। तो तुम देखोगे कि मैनेजमेंट जो अभी है, हो सकता है 10 साल बाद कुछ और हो। तो आप इस तरीके से ट्रेन किए जा रहे हो कि आप उस हिसाब से चेंज को भी रीड कर सको, आने वाले चेंज को इंट्रोड्यूस भी कर सको, है ना। तो इसी तरह से आप क्यों MBA करना चाह रहे हो? बिकॉज यू वांट टू अंडरस्टैंड द एंटायर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस सिनेरियो, हर चीज, हर वेरिएबल जो इम्पैक्ट करता है, हर डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, हाउ डू वी वर्क इन अ सप्लाई चेन, है ना, डिफरेंट कंपनी के साथ कैसे काम करते हैं, और हमारी कंपनी का कंपटीशन का क्या फर्क पड़ता है, प्रोडक्ट, किस तरह के प्रोडक्ट का कंपटीशन कैसा होता है, हर चीज आपको वहां पे कहीं ना कहीं हर दिन कोई ना कोई डिस्कशन होता रहता है, आप उसको करते रहते हो, एंड यू गेट एक्सपोज फॉर एवरीथिंग इन दैट MBA प्रोग्राम। देन you will be a person who is capable to replicate or get that idea कि इस particular situation में जब आप कंपनी में जाओगे तो क्या करना चाहिए आपको। That's why we do MBA, ठीक है। अब इसमें एक एस्पेक्ट मैं और डालना चाहता हूँ कि एक आदमी का नाम है, उनका नाम है क्या नाम है उनका, रामचरण। रामचरण का नाम सुना है तुम लोगों ने कभी? एनीवन? No, sir. सर सुना है पर याद नहीं आ रहा कहाँ सुना है। एक तो इसका नाम सुना ही होगा ना, साउथ इंडिया में जो हीरो है उसका भी तो नाम रामचरण है, चिरंजीवी का बेटा जो है, यस वो भी नहीं सर। सुना है क्या तुम लोगों ने? बहुत कम जनरल अवेयरनेस है तुम लोग का, मूवी भी नहीं पता है। अरे रामचरण तेजा, जो क्या नाम है उसका, मगधीरा पिक्चर Ramcharan का, Teja. हाँ, जो प्रियंका चोपड़ा के साथ भी तो जंजीर में बनाया था ना उन्होंने, अमिताभ बच्चन का रीमेक जो था। Yes, sir. हाँ, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं ऐसे, आई एम टॉकिंग अबाउट रामचरण। चलो कम से कम अगर स्क्रीन शेयर्ड है तो इसका तो फायदा उठाया जाए। ये लेट मी डू दिस फॉर यू। रामचरण तेजा, रामचरण तेजा नहीं होता नाम, वैसे रामचरण है, ठीक है। देखो ये हम गूगल करते हैं तो यही आता है, मैनेजमेंट गुरु, ठीक है, ये रामचरण है, ठीक है। ये बेसिकली सोचो कि बीकॉम ग्रेजुएट वगैरह रहे होंगे, फिर IIMs वगैरह से उन्होंने वो किया, है ना। अब ये क्या है कि ये किसी भी इंडस्ट्री में कभी काम नहीं किए हैं, ठीक है, बट ये इंडस्ट्री के साथ काम किए, मतलब एज अ कंसल्टेंट, ठीक है। और रिसेंट टाइम में उनका ऐसा है कि वो बड़ी बड़ी कंपनी के जो CEO हैं वो इनको बुलाते हैं सिर्फ मिलने के लिए, ठीक है। मतलब देख रहे हो, टॉप कंपनीज के CEOs जो है इनको बुलाते हैं कि आप हमसे मिलने आइए, और 1-2 घंटा मिलने का ये मिलियंस में चार्ज करते हैं, तुमको पता है। अब एक तुमको एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है, कि जैसे इंटेल कंपनी जानते हो तुम लोग? बोलो ना भाई, Yes, sir. थोड़ा बहुत तो बोलो। यस सर। तो इंटेल कंपनी जो है वो क्या बनाती है? माइक्रो प्रोसेसर्स। ठीक है। Yes, sir. और माइक्रो प्रोसेसर जो है, तुम समझो कि कितना पुराना प्रोडक्ट है, 20-25 साल पुराना, है ना। Although 90s. हाँ पहले भी बनता होगा, लोग रिसेंट टाइम्स में 1990s. तो हाँ Yes. 30 साल पुराना। तो जो इंटेल कंपनी का CEO होगा, आज से 5 साल पहले की बात है ये, वो इंटेल कंपनी का CEO कम से कम 55-60 साल का होगा, ठीक है। सो दैट पर्सन इज इटसेल्फ, ही हिमसेल्फ इज द लीजेंड ऑफ दैट इंडस्ट्री, माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री का, क्योंकि वो इंटेल का CEO है। वो अपनी पूरे लाइफ माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री में लगा दिया। एंड देयर इज वन पर्सन हु इज नॉट इवन टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट, रामचरण इज नॉट इवन टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट। सो व्हाट इज द, मतलब ऐसा क्या हो सकता है कि रामचरण वुड हैव बीन कॉल्ड फॉर इंटेल CEO, इंटेल के CEO को ऐसा क्या मिल जाएगा रामचरण से कि वो कुछ घंटे बात करने के लिए रामचरण को बहुत पैसे देने के लिए तैयार है? So rather than technology questions, he would have asked कि manage कैसे कर रहे हैं to get that technology, to have employers do well enough to get that technology and innovation. सर प्रोबेबली केस स्टडीज में इनकी मास्टरी होगी बचपन, मतलब जब वो कॉलेज डेज में होंगे तभी से, तो इसलिए वो मॉडर्न केस सिनेरियो को अच्छे से समझ पाते होंगे। अब यहाँ पे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि why management is independently very important.
the entire discussion that I did today, apart from the first 5 minutes, was basically कि management तो अलग वर्ड ही है. What we do in management studies is कि हम सीखते हैं कि कंपनी ने क्या क्या किया और कंपनी क्या क्या कैसे करती है, क्या क्या वेरिएशंस है ना, कितने तरीके से कोई काम करती है, क्या थ्योरीज डेवलप हुए हैं, क्या प्रैक्टिस डेवलप हुआ है. बट I left that discussion of कि मैनेजमेंट एज अ फिलॉसफी इज स्टिल इंडिपेंडेंट अपॉन दिस प्रैक्टिसेस. ठीक है. तो कई बार जब आप जैसे जैसे इंटेल का सीईओ है, ही इज प्रैक्टिसिंग मैनेजमेंट फॉर द, मतलब जो वही जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, बट रामचरण हैज बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट. बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? मतलब Yes, ठीक है, sir. थोड़ा मुश्किल है इसको समझना, ऐसे कोई बहुत ये. तो रामचरण या फिर ऐसे जितने भी मैनेजमेंट गुरुज हैं आज, मतलब इंडिया वाले तो बहुत लकी है इस मामले में कि अभी तुम टॉप 10 मैनेजमेंट गुरु निकालोगे ना वर्ल्ड वाइड, तो 3-4 इंडियन होंगे. ठीक है. और तुमको प्रूफ दिखाते हैं. प्रूफ क्या दिखाना है, मतलब तुम चेक कर लेना. ठीक है. और कुछ साल पहले तक, मतलब कुछ साल पहले तक एक इंडियन हुआ होते थे सीके प्रहलाद. ठीक है. उनकी रैंकिंग जो है ना पिछले 10 साल से उनके लाइफ में बेस्ट मैनेजमेंट गुरु की होती थी. हाँ, व्हाट डज रामचरण से, ये भी मैं बताऊंगा तुम्हें. तो सीके प्रहलाद का, तो ये लोग जो है ना, जो मैनेजमेंट गुरु वाले लोग हैं, दे आर इंडिपेंडेंट अपॉन इंडस्ट्री, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट अपॉन द प्रैक्टिसेस. वो जानते हैं कि क्या प्रैक्टिस होता है, बट दे सी द प्रॉब्लम इन नॉट द वे दैट मैनेजर्स डू. वो एज ए फिलोसफर प्रॉब्लम को देखते हैं, है ना. तो उनका जो रिजल्टेंट जो थॉट प्रोसेस होगा वो फिलोसफिकली होता है, उसको कन्वर्ट करना एप्लीकेशन में वो मैनेजर का काम है. एंड दैट इंटेल कंपनी में तुमको मैं बताता हूँ, उस समय रामचरण ने इंटेल की कंपनी को बोला कि आप प्रोडक्ट के इनोवेशंस पे तो ध्यान दे रहे हैं, है ना, बट इन दैट टर्म यू आर जस्ट लूजिंग. जो आप जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं उस तरीके से कस्टमर नहीं कर रहे हैं. मतलब जो आपकी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट है, जो कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग और यूज है, दैट इज नॉट डेवलपिंग इन द सेम वे. तो उन्होंने बोला कि आप जो है एक फील्ड में आप डेवलप कर रहे हो, जैसे टेक्नोलॉजिकली आप बहुत डेवलप कर रहे हो, ठीक है, ट्राई टू डेवलप एट लोअर लेवल ऑल्सो टू क्रिएट दैट डिसरप्शन इन दैट ग्रोथ. तब से वो इंटेल वाले जो है, तुम देखोगे कि आज भी, मतलब तुम जैसे जैसे इंटेल का क्या पेंटियम और इस तरह से ऊपर बढ़ते गया ना, i3 i7 ऐसे i10 ऐसे चलता गया, बट दे आर वर्किंग फॉर पेंटियम ऑल्सो, कि उस लेवल के यूज को भी हम वो कर पाए. तो कहने का मतलब क्या है कि जब जब ये जो मैनेजमेंट जो हम अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये एज अ फिलोसफी ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है. अब तो बहुत कम रह गया यार, एक भी नहीं दे दिया इन्होंने, रामचरण का भी नाम नहीं लिखा है, तो हद हो गई. हो गया. तो इस पे देखा जाएगा, बाद में बात किया जाएगा. ठीक है. तो मेरा Basically, हाँ, gurus see क्या चीज बोलो. basically they see the problem as like as an outsider. हाँ, So मतलब they एज are ए able फिलोसफर. to get it even more like because they're हाँ, neutral in a way that ये सीके प्रहलाद है, ये बहुत साल तक, मतलब इनका 2010 में इनकी डेथ हुई, है ना. इसमें पिछले 10 सालों से, मतलब समझो कि जब से हम मैनेजमेंट जानते हैं तब से ही हर साल इनको अवार्ड मिलता था, वर्ल्ड के बेस्ट मैनेजमेंट राइटर. और कई सारी थ्योरीज उन्होंने दिया था इन टर्म ऑफ स्ट्रेटजिकली फिलोसफिकली मैनेजमेंट को डील करने के लिए. तो ऐसा नहीं कि जैसे मान लो कि कोई कंपनी का मैनेजर वो फिलोसफर नहीं हो सकता. इनफैक्ट एवरी मैनेजर, एवरी गुड मैनेजर इज अ काइंड ऑफ फिलोसफर इन हिज वे. वो ऊपर से भी चीजों को देखता है. तो मेरा पॉइंट ये था कि व्हेन यू से व्हाई डू यू वांट टू डू एमबीए, यू विल ब्रिंग बोथ द अप्रोच इन योर आंसर. एक, आप इंडस्ट्री के प्रैक्टिसेस से अवेयर भी होना चाहते हो, बिजनेस एनवायरनमेंट से अवेयर भी होना चाहते हो. सेकंड, you also want to learn the philosophy as independent absolute management की philosophy को भी डेवलप करना चाहते हो.
समझ में आया मेरी बात? क्या कितने देर की बहस की क्या वो थे, Yes, sir. है ना? नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जब एंटरप्रेन्योरशिप वाले पेपर्स होते हैं या आज के दौर में तुम देखोगे कि मैनेजमेंट को हम लोग फिर से जो बहुत लॉजिकल से थोड़ा डिस्क्रीट कर दिया हमने, मतलब इवन पढ़ाई के टर्म में भी, एंड वी हैव स्टार्टेड स्टडी प्रॉब्लम्स मोर देन सॉल्यूशन। मतलब पहले आज से 10 साल पहले जब से रिसेशन आया ना 2008 का, तो इंटायर वर्ल्ड के मैनेजमेंट स्कूल ने डिस्कशन किया कि भाई हमारे ही तो ग्रेजुएट्स हैं जो वर्ल्ड चला रहे हैं, और ये जो रिसेशन आया है कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पढ़ाई में कमी है। तो नाउ उन लोगों ने तब से एक बड़ा जेन्युइन सा चेंज किया। उन्होंने बोला कि लेट्स नॉट टॉक अबाउट सॉल्यूशंस एवरी टाइम, है ना, क्योंकि उसी सॉल्यूशन उसी मेथड को अगर हम बताएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी के चक्कर में उसमें लूप होल्स भी बहुत आएंगी। सो अब नया जो टाइम है, नया जो मैनेजमेंट स्कूल है विद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, they have started changing and their curriculum in a way to talk more about the problems so that you can bring the innovative solution for that problem. मेरी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? हेलो। सर मतलब इसमें अपने आप को खुद से आंसर निकालना होगा, क्वेश्चंस वो लोग देंगे ऐसा क्या? हाँ, मतलब इस पे अब ज्यादा हम फोकस करते हैं। तो अब हर पढ़ाई में, हर जगह के मैनेजमेंट की पढ़ाई में आपके थॉट प्रोसेस को डेवलप करने पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। पहले क्या था कि आपको ट्रेनिंग दिया जाता था, ऐसा है तो ऐसा कर देना, ऐसा है तो ऐसा कर देना, ये बेस्ट प्रैक्टिस है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। नाउ सिंस द वर्ल्ड इज चेंजिंग, वर्ल्ड इज वेरी डायनेमिक, और इंडस्ट्रीज बहुत चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज हो रही है। मतलब ये सब कहानी जो बोलते हैं लोग ना कि मतलब सबसे ज्यादा जो जो ओला जो है वो आपका कैब की कंपनी है बट डजंट ओन एनी कैब, है ना। इस तरह कई सारे तुमने एग्जांपल सुना होगा। तो आजकल इंडस्ट्री का टाइप और सिचुएशन सब चेंज हो रहा है। तो अब अगर हम पुरानी प्रैक्टिसेस को रट के रखें तो वो तो काम नहीं आएगी। नए दौर में यू विल हैव टू ब्रिंग और क्रिएट न्यू सॉल्यूशंस। तो अब जितने भी बड़े एमबीए कॉलेजेस हैं, दे हैव स्टार्टेड चेंजिंग देयर करिकुलम मोर ऑफ एंटरप्रेन्योरियल साइड में। एंटरप्रेन्योरियल साइड मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिस्क टेकिंग, ब्रिंगिंग न्यू सॉल्यूशन ऑन द प्लेट, इस पे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया गया है। ये बात समझ में आ रही? अब क्या कह रहा हूँ मुझे समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। ठीक है। सो नाउ जब, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो जो अगर एंटरप्रेन्योरशिप का भी जो कोर्स कर रहा है वो आज के टाइम में बहुत रिलेवेंट कोर्स कर रहा है। ठीक है, मतलब जो पहले पहले था कि एमबीए आप नहीं करते थे तो यू मिस द सॉल्यूशंस, है ना। तो इंडस्ट्री बोलती थी अरे तुमको ये करने नहीं आता, तुमको वो करने नहीं आता, है ना। आज जो है, आज के अगर एंटरप्रेन्योरियल ग्रेजुएट हो तो यू नो कि सॉल्यूशंस के लिए कैसे सोचा जाता है। तो कई कंपनी तुमको अप्रिशिएट कर सकती है बिकॉज नाउ दे आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन टर्म ऑफ चेंज। चेंज इतना ज्यादा हो रहा है, इन्वायरमेंट इतना ज्यादा चेंज हो रहा है कि वो उसको डील नहीं कर पा रहे हैं। जो पुराने मैनेजर्स हैं, जो पुराने प्रैक्टिशनर्स हैं, दे हैव नेवर सीन द सेम सिचुएशन। तो अब जो पीपल विद एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, पीपल विद सॉल्यूशन फाइंडिंग स्किल्स आर मोर मतलब नीडेड। तो अब तुमको ये भी ध्यान में रखना है कि अब की पढ़ाई केवल वो भी नहीं है कि हम सारे चीजों से एक्सपोज हो जाए। नाउ यू वांट टू बी अ सॉल्यूशन मेकर या प्रॉब्लम सॉल्वर आल्सो। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो चीज है, उसके पढ़ाई में और मैनेजमेंट की पढ़ाई में क्या डिफरेंस हो गया? तो मैनेजमेंट की पढ़ाई में बेसिकली एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉब्लम आता है उसको कैसे डील करते हैं वो समझाया जाता है। बट एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई में एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन जिसने अपनी प्रोसेसेस ही स्टेबल नहीं की अब तक, है ना, उन्होंने अपने वैल्यू चेन को ही डिफाइन नहीं किया है ना, उसको अभी आइटरेट कर करके उसमें इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। in that perspective, how to be a solution maker or problem solver in that situation, है ना। तो अब एक नेसेंट प्रोसेस को, एक नई नई प्रोसेस को मैच्योर करना और एक मैच्योर प्रोसेस का मैनेज करना, ये डिफरेंस है आपके एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई में और मैनेजमेंट की पढ़ाई में। तो तुम देखोगे कि एंटरप्रेन्योरशिप का कोई भी पेपर होगा, इवन मार्केटिंग का पेपर होगा, एचआर का पेपर होगा, या फिनेंस का पेपर होगा, या ऑपरेशंस का पेपर होगा, वो न्यू बिजनेस डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से ज्यादा होगा देन एक सेटल्ड या डेवलप्ड बिजनेस के मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से।
ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को क्या कह रहा हूँ? यस सर। सर लेकिन हम लोग को मैनेजमेंट में एग्जिस्टिंग मॉडल पे पढ़ना होता है ज्यादा, ऐसा आप बोल रहे हैं? एमबीए का प्रोग्राम है, उसमें एग्जिस्टिंग मॉडल ज्यादा पढ़ते हो, ओके सर। है ना? तो तुम देखोगे कि जो जो एमबीए का प्रोग्राम है उसमें मॉडल्स खूब पढ़ते हैं, क्योंकि हाँ उसमें यस सर। करंट जो भी प्रैक्टिसेस हैं उसको तो पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि 2008 के बाद से दुनिया के सारे बिजनेस स्कूल ने ये जेनरिक चेंज करना शुरू किया है ना? कि मतलब हम केवल सॉल्यूशंस ही ना पढ़ाएं, हम प्रॉब्लम्स को ही ज्यादा से ज्यादा तरीके से दिखाएं एंड लेट द पीपल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो पहले एक जमाना था कि कोई एक अच्छा मैनेजर तभी बन पाता था जब वो 15 साल का प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि उन्हीं सॉल्यूशंस को जिसने पढ़ रखा है वही यूज करना है। तो जो जितना प्रैक्टिस करेगा उतना अच्छा मैनेजर बनेगा। लेकिन आज का जमाना है, तुम देखो लोग एमबीए करते ही 2-3 साल में भी सीईओ बन जाते हैं, because they are the problem solver and the industry where they are CEO is not no longer having the same problems that earlier company was having. मतलब आज से 15-20 साल पहले तुम देखोगे तो किसी भी कंपनी का सीईओ यंग नहीं होता था, क्योंकि सारे प्रॉब्लम्स जो थे वो पुराने की तरह थे। तो जो बंदा ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जिसने ज्यादा डिसीजन मेकिंग किया अपने लाइफ में, वो ज्यादा प्रो होगा उस सिचुएशन के लिए। बट सिंस नाउ द सिचुएशन हैज बीन वेरी डिफरेंट है ना, थिंग्स हैज बीन वेरी डिफरेंट। नया एनवायरनमेंट है, नई टेक्नोलॉजी है, नए तरह का सप्लाई चेन है और नया होता जा रहा है। चेंज इनोवेशन ये बहुत ही कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो आज के डेट में तुम देखोगे even the young people are being the leadership role, they are getting the leadership role, है ना? बात समझ में आ रही है तुम लोग क्या कह रहे हो? Yes, sir. The new CEOs have the reality of the changing world rather than the old. इसी वजह से है ना, because the new world problems, the new world Practical approach है चीजों को लेके, like not the contemporary, they are not dealing with the contemporary traditional practices of running a business. They change. हाँ, तो अभी क्या है, अभी दोनों ही पढ़ना है तुम्हें। अभी ऐसा भी नहीं है तुम कंटेम्परेरी को बिल्कुल इग्नोर कर दो, है ना? क्योंकि तो इसीलिए अब नए मैनेजमेंट में तो जब तुम जाओगे एमबीए करने के लिए, तो जब तुम बोलोगे कि हम क्यों करना चाहते हैं, या व्हेन यू टॉक अबाउट कि व्हाई डू आई वांट टू डू दैट एमबीए प्रोग्राम और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, तो आप इस तरह से आंसर बनाओगे, ठीक है? तो ये मेरा बहुत जीस्ट में था, ठीक है? अभी हम इसको थोड़ा एक लेक्चर और लेंगे टू एक्सप्लोर और मोर, है ना? आज मैंने इसको थोड़ा छोटा भी कर दिया क्योंकि वो लिख भी नहीं पा रहा हूं मैं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंसाइज करके इसको कंप्लीट करेंगे। Sir, entrepreneurship पर और innovation. Yes, sir. Yes, उसी पे sir. ना ये वाले के बाद उस पे बहुत ज्यादा बात करना था, तो उसके लिए मुझे ना वो चाहिए, इंक पैड चाहिए जो काम नहीं कर रहा है, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, तो अब सूरज और अभिजीत तुम लोग समझ रहे हो ना कहाँ हम लोग जा रहे हैं इससे? यस सर। नाउ यू कैन थिंक ऑफ Yes, sir. व्हाई दिस कोर्स को थोड़ा सोचो इस हिसाब से। ऑल्दो अभी एचआर पे मैंने बिल्कुल बात नहीं किया जानबूझ के, ठीक है? बिकॉज आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस मैनेजमेंट टू यू, देन एचआर टू यू, ठीक है? तो तुम लोग इसको बनाओ, लिखो, और हम उस पे एचआर पे भी बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। Okay, sir. सर आप ओडीसीएल में भी लेंगे क्या? उस पे भी कुछ बताने हाँ वाले हो? भाई, वो एचआर और ओडीसीएल को बहुत कंक्रीटली लेंगे। तुम किसी भी चीज के लिए बिना हमसे ट्रेन हुए नहीं जाओगे, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। इसलिए हाँ, लेकिन सब चीजें के लिए हड़बड़ाओ नहीं, मेरे पास कोई मैजिक स्टिक नहीं है और ना ही हाँ फॉर्मूला है कि मैं तुम्हें दे दूंगा। तो हाँ लर्निंग कम्स विथ लॉट्स ऑफ थिंकिंग, और उसको वो क्या बोलते हैं उसको, कि जैसे आप कंटेम्पलेटिंग, है ना? कि खूब सारा सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसको चेंज को रीड करना पड़ता है, तब जाके कोई अच्छा बात आप बोल पाओगे इंटरव्यू में, ठीक है? तब जाके इनफैक्ट आपकी अपनी ड्रीम भी उसी हिसाब से क्रिएट होंगी। अब तुम सोचो आज हमारा टेक अवे क्या क्या था। आज हम चाहते थे कि तुम मैनेजमेंट के इवोल्यूशन को समझो, है ना? आज हम चाहते थे तुम ये समझो कि मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस अब इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है कि यू नीड टू बी एक्सपोज्ड बिफोर यू गो इनटू द फील्ड, है ना? एक बिल्कुल सर। स्ट्रिक्ट स्मार्ट आदमी जो है वो नहीं जाके वो डिसीजन ले सकता, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेनिंग है। आप जाते हो तो 2 साल में 28 पेपर में, मल्टीपल केस स्टडीज में, मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस में, सब जगह मिला के आप जितने भी पॉसिबल दिक्कतें हो सकती हैं या सोल्यूशन हो सकता है या प्रैक्टिस हो सकता है, उस सबके साथ एक्सपोज होते हो।
और तब भी कुछ बचा रह जाता है, फिर आप उसमें स्पेशलाइज भी होते हो। एंड उसके बाद मैंने बोला कि नाउ वो भी नहीं करना है तुम्हें, मतलब सॉरी वो तो है ही, उसके बाद मैनेजमेंट एज अ फिलॉसफी भी तुमको लर्न करनी है, एंड यू आल्सो नीड टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, है ना, क्योंकि सिर्फ सॉल्यूशन जानने से नहीं होगा, क्योंकि रिसेंट वर्ल्ड हैज बीन चेंज्ड अ लॉट। ठीक है, यस सर। तो ये सारी चीजें हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका कंटिन्यूड क्लास 1-2 रखेंगे, तब जाके कंप्लीट होगा तुम लोगों का। ठीक है, यस सर, Thank you, sir. चलो फिर, ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू।